हे एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज़, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क मेंस के सेल्फ गिवन एनालिसिस के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने डिटेल थोड़ा सा एनालिसिस बताया है इसके अंदर, और साथ ही में जो मेरे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम मेरा इतना वाव नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज़ मेरे साथ में कुछ दिनों में हुए, कुछ मिस हैपनिंग्स मेरे साथ में हो गई है। इस वजह से मैंने जो है स्टडी पर मैं फोकस नहीं कर पाई, और जी और कंप्यूटर सेक्शन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई या रिवाइज़ नहीं कर पाई उसको। सो थोड़ा सा एग्ज़ाम पर मेरा इम्पैक्ट रहा है उस चीज़ का। तो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स को देख करके घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और टेंशन नहीं लेना। आपने जो भी अटैम्प्ट किया है वो आपका बेस्ट है। तो अभी पहले हम एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो रीजनिंग से अगर हम स्टार्ट करें तो मैंने 30 मिनट्स दिए थे, और पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर मैंने ऑर्डर एंड रैंकिंग जो हाइट बेस्ड पजल आया था उसके अंदर 6 पर्सन्स थे, ठीक है, 3 क्वेश्चंस थे। अच्छा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो कोई ऐसा ऐसा ज़्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है। साथ में एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर कोई टॉपिक बताने से मेरा छूट गया हो, ठीक है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चंस इसके थे, इसको मैंने अटैम्प्ट किया था, बहुत इजी था। रीजनिंग सेक्शन ओवरऑल बहुत ज़्यादा इजी था, आप अच्छे से आराम से रिलैक्स होकर के कर सकते थे, और 30 मिनट तो बहुत ज़्यादा थे इसको करने के लिए, आई थिंक। तो सर्कल इनसाइड फेसिंग था, ठीक है, 11 पर्सन्स थे, इसके भी 5 क्वेश्चंस थे। अनसर्टेन जो था वो लीनियर पजल था। इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था जिसके अंदर आपसे नंबर ऑफ़ कोई कंडीशन गिवन था, और फिर पूछा था कि नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो है वो कितने हो जाएंगे अब। तो 19 पर्सन्स हो रहे थे आपके, ठीक है, और फेसिंग जो था वो उनका नॉर्थ था। 5 क्वेश्चंस थे। एक लीनियर आया था जो कि सिंगल रो के अंदर साउथ नॉर्थ था, ठीक है, 9 पर्सन्स थे। नॉर्थ जो फेसिंग है वो उनका जो नंबर होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए, मतलब जो भी नॉर्थ में देख रहे हैं ना वो इवन नंबर वाले पर्सन्स होने चाहिए थे। इसके भी बेस्ड 5 क्वेश्चंस थे। एक पजल आया था आपका डे बेस्ड पर, जो मंडे टू सैटरडे था, वेरिएबल था, इसके साथ में कलर दे रखा था, ठीक है। तो ये सारा पजल मैंने किया था, एक छोड़ दिया था मैंने पोस्ट वाइज पजल जो था स्टेट सिटी, ठीक है। तो या तो वो स्टेट था या सिटी था, उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या थे मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, इतना ध्यान में नहीं है मेरे को। और एक्चुअली में मेरा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था डे बेस्ड वाली पजल में, क्योंकि मैंने एक लाइन मिस कर दिया था इसको रीड करते समय, तो वो टाइमिंग जो है वो मेरा वेस्ट हो गया था, इसीलिए मेरा ये पजल थोड़ा सा नहीं कर पाई मैं इसको, ठीक है, तो मुझे छोड़ना पड़ा। डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करें तो ओल्ड पैटर्न पे था कि जैसे ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर्स दे रखा है। इसी तरीके से सी जो है वो बी के नॉर्थ में है। तो इस तरीके के बेस्ड 3 क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर कांट बी डिटरमाइन था, ठीक है, क्योंकि जेंडर आइडेंटिफाई नहीं किया कर पा रहे थे। इनइक्वालिटी के जो थे वो फिलर बेस्ड थे, जिसमें आपसे पूछता है कि डेफिनेटली ट्रू है या डेफिनेटली फॉल्स होगा। एक कंडीशन दिया होता है, नीचे आपको पूरा मतलब ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, फिर बताना होता है उसके अकॉर्डिंग। तो 2 से 3 क्वेश्चंस उसके थे। एक था आपका बर्थडे डेट जो है वो बतानी थी कि सैम करके कुछ ऐसा था, और किसी का बर्थ डेट जो है वो बताना था। तो उसमें 3 कंडीशंस दी हुई थी, तो मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था, छोड़ दिया था मैंने। तो इस तरीके से आपका रीजनिंग के जो अंदर है वो मतलब आप आराम से 35 प्लस तो अटैम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। अगर मैं वहाँ स्टक नहीं होती डे बेस्ड पजल में, वो लाइन मेरे से मिस्टेक हो गया था, तो पजल मेरा गलत हो गया था, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे दोबारा बनाना पड़ा था, तो ये रह गया था मेरा। अदरवाइज़ आप 35 प्लस आराम से विद एक्यूरेसी आप कर सकते थे। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। तो नेक्स्ट सेक्शन में अगर हम बात करें तो क्वांट बहुत ज़्यादा मॉडरेट था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो डीआई थी ना वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सपोर्ट किया होगा अर्थमेटिक ने, ठीक है, और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आए थे उसने आपका सपोर्ट किया होगा, अगर आपने अच्छे से अटैम्प्ट किया है तो। और बाकी इसके लिए भी आइडियल टाइम 30 मिनट्स ही है। और क्वांट में मैं ये कह सकती हूँ कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कम हुए होंगे, डेफिनेटली कम हुए होंगे, क्योंकि जो डीआई है उसमें से मे भी आपने छोड़ा, और
एक आध DI तो आपने पक्का छोड़ा होगा, ऐसा था DI, ठीक है। तो हम बात करें DI के अंदर तो 15 to 16 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट था। मिक्सचर बेस्ड एक DI आया था जिसके अंदर A के अंदर मिल्क एंड वाटर था, B के अंदर मिल्क और P1 कोई दे रखा था चीज़, आई डोंट नो P1 का क्या मतलब था, बट P1 एक आप ये बोल सकते हैं कि क्वांटिटी था, ओके। C के अंदर वाटर और P1 था, इस पर बेस्ड कैसलेट के फॉर्म में एक ये DI था। देन सेकेंड था क्यूमुलेटिव DI जिसके अंदर बात हो रही थी पाई चार्ट की। पाई चार्ट दे रखा था आपको और एक टेबल के अंदर भी डेटा दे रखा था, ठीक है। टिल फैब तक आपको दे रखा था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की कुछ बात कर रखी थी, तो क्यूमुलेटिव DI का फॉर्म था ये। अच्छा, नवंबर से आई थिंक फरवरी तक का कोई डेटा दिया हुआ था आपको, ओके। और तीसरा जो DI था वो टेबुलर DI था जिसके अंदर 1 BHK और 2 BHK के बारे में बात कर रखी थी, जिसके अंदर से एक जगह तो मैं देख रही थी कि पूरा का पूरा आपको ना वेरिएबल्स दे रखे थे, आई थिंक जेड करके कुछ वेरिएबल दे रखा था जिसको फाइंड करना था। तो मेरे ख्याल से ये DI को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आई थिंक कि ये वाला जो DI है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहा हो। तो ये जो DI है ना वो तो कैलकुलेटिव रहा ही था, लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि आपको अर्थमेटिक ने क्या किया होगा, सपोर्ट किया होगा, ठीक है। तो अर्थमेटिक ईजी था जिसके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और इसके अलावा एक आध जो भी क्वेश्चंस रिकॉल हो जाएंगे मुझे तो मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा इजी था, 5 क्वेश्चंस थे। मिसिंग नंबर सीरीज था, इसके 5 क्वेश्चंस थे जिसमें से 4 तो मैंने लिखा है। एक जो था वो उसका मतलब मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन 2 और 6 से कुछ स्टार्ट हो रहा था। अगर आपको वो क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इसमें से मैंने ये वाला 3rd नंबर वाला क्वेश्चन स्किप किया था क्योंकि इसका मुझे लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था। हालांकि अगर अभी आप आइडेंटिफाई करेंगे तो डबल डिफरेंस पे इसका आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। Q1 Q2 के भी क्वेश्चंस थे जिसमें से मैंने 3 to 4 क्वेश्चंस इसके दे रखे थे, और बाकी का जो भी था वो अर्थमेटिक था, जिसमें से एक क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो इनकम दे रखा था A और B का 7:5 था, एक्सपेंडिचर भी दे रखा था 2:3, सेविंग दे रखा था B का 3500, और उसमें बोल रखा था कि A का मतलब जो एक्सपेंसेस है ना वो जो पहले एक्सपेंसेस थे उसकी तुलना में, उसकी कंपैरिजन में अभी डबल हो जाता है तो सेविंग ये हो जाएगा, ठीक है। अगर सेविंग 5000 हो जा रहा है तो B का इनकम क्या होगा, आप आइडेंटिफाई करना, इसका आंसर 5000 आएगा, ओके। और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट वही जो एग्ज़ाम में आया था। तो इस दूसरा क्वेश्चन था कि स्पीड दे रखा है आपको ट्रेन A का जो कि x है, और ये ओवरटेक करता है B को 16 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। स्पीड दे रखा है B का और लेंथ दे रखा है A और B का 21:19, ओके। ट्रेन A क्रॉस करता है एक प्लेटफॉर्म को 6 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है, और प्लेटफॉर्म का लेंथ 30 मीटर दे रखा है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि जो स्पीड ऑफ A है वो क्या होनी चाहिए, तो 40 आएगा इसका आंसर, ओके। देन आपको एक क्वेश्चन पूछ रखा था मिक्सचर का कि मिक्सचर दे रखा था 120 लीटर्स, उसमें मिल्क जो है वो 58 1/3% दे रखा था, तो रेस्ट आप वाटर निकाल सकते हो, मतलब रेशियो फॉर्म में निकाल सकते हो। फिर बोल रखा था कि x+15 अगर जो मिक्सचर है वो रिमूव कर दे और 8 लीटर मिल्क को मिला दे, तो फिर जो फाइनल आपका मिक्सचर बचेगा ना उसके अंदर मिल्क और वाटर का जो डिफरेंस है, देखो मैंने ये वाला साइन लगा रखा है क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, इसीलिए ये वाला साइन लगा रखा है मैंने, ठीक है। तो 20 लीटर आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप फाइंड करते तो ये ऑप्शन से ही हो जा रहा था डायरेक्टली, तो 33, ठीक है, 33 इसका x का वैल्यू आने वाला था। और बाकी नंबर ऑफ सीरीज़ की पैटर्न्स आपको पता ही है, ईजी था, डुएबल था, कोई दिक्कत नहीं था। बाकी हाँ DI कैलकुलेटिव था, तो एक तो ये चीज़ था। अब अगर हम नेक्स्ट सेशन की बात कर लेते हैं तो एक सेकेंड, अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश मैं बोलूँगी आपको ईजी था, और इंग्लिश के अंदर भी अच्छे अटैम्प्ट हो सकते थे। देखो फर्स्टली तो अगर मैं बात करूँ आपसे कि RC, इसके लिए भी आइडियल टाइम आपका 30 मिनट्स ही रहने वाला है, ठीक है। तो एक ही RC दे रखा था और वो था मस्टर्ड ऑयल और सीड्स पर, मतलब यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा था उसकी वजह से इस पर क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट आया था, उस पर बेस्ड एक पैसेज था। लेकिन हाँ RC थोड़ा सा मॉडरेट था क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकली उसका आंसर निकालना था आपको, थोड़ा
सा लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझ के अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड आपके आंसर्स निकल रहे थे, ठीक है। तो ये इसमें हो सकता है कि आपको स्किप करना पड़ा हो कुछ क्वेश्चंस को, तो वो था। बाकी एक फिलर बेस्ड क्वेश्चन था इसके अंदर, जिसके अंदर ऑप्शंस दे रखे थे कि एज मच एज, ऑलमोस्ट और अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो इस पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था फिलर का आरसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में 2 ईडियम पूछ रखी थी, एक पूछ रखी थी आपसे, मतलब इसका मीनिंग पूछा था आपसे, थ्रू थिक एंड थिन दे रखा था। और दूसरा जो है आपका ईडियम, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर मुझे रिकॉल हो जाता है अभी तो मैं उसको शेयर कर दूँगी आपके साथ में, ओके। उसके बाद में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चंस थे, मतलब जैसे कि आपका एक सेंटेंस, उसमें एक वर्ड बोल्ड था, मोस्टली प्रिपोजिशन या फिर आप ये बोल सकते कंजक्शन बेस्ड था, जिसमें एक क्वेश्चन तो आपको एज दे रखा था, एएस, ठीक है, जिसको आपको सिंस के साथ में इम्प्रूव करना था, ठीक है। ऑप्शन में सिंस दे रखा था, तो सिंस उसका आंसर होने वाला था। तो इसके 2 या 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। पैराजंबल जो है वो आपका बिल्कुल प्री लेवल का था, मतलब कि आपके वही एक सेंटेंस दे रखा था जिसमें ABCD दिए हुए होते हैं, और आपको सेंटेंस को ही रीअरेंज करना होता है, ठीक है। पर्टिकुलर 5 या 6 क्वेश्चंस नहीं थे, जस्ट आपको एक सेंटेंस दिया हुआ होता था, सेंटेंस स्प्लिट था, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना था कि किससे क्या मतलब अरेंजमेंट बन रहा है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो पैराजंबल का फर्स्ट ही क्वेश्चन ओपन हुआ था, उसका आंसर ही नन था, क्योंकि उसमें से किसी से भी वो पेयर नहीं बन पा रहा था। तो 4 या 5 क्वेश्चन इसके मिल जा रहे थे आपको। डबल फिलर्स थे, बहुत ज़्यादा ईजी थे, जिसमें से एक फिलर का आंसर आपका लैक ऑफ था, और दूसरे में उसी क्वेश्चन के अंदर टाइप्स था, मतलब मेंटल डिसऑर्डर करके कुछ एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपके डबल फिलर्स थे, 3 to 4 क्वेश्चंस थे। मिस स्पेल्ट के क्वेश्चंस भी थे आपके पास में 4 to 5, और एरर्स भी ओल्ड पैटर्न पे ही आया था कि मतलब एक क्वेश्चन दे दिया आपको, मतलब एक सेंटेंस दे दिया, कुछ उसके ABCD करके पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उसमें से जो इसमें एरर थी ना, वो वाला आपको पार्ट बताना था, आइडेंटिफाई करना था। तो इसके भी 3 to 4 क्वेश्चन थे, ईजी थे। क्लोज टेस्ट के आपके 6 to 7 क्वेश्चन थे। इसका टॉपिक मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन डुएबल था, ठीक है, डुएबल था, और ये पूरा का पूरा आपका वोकैब बेस्ड था। जो क्लोज टेस्ट था ना, वो वोकैब और ग्रामर पर बेस्ड था, तो आराम से आप कर ले जा रहे थे। मतलब अगर मैं क्वांट से कंपेयर करूँ इंग्लिश सेक्शन को, तो काफ़ी डुएबल था, ठीक है। एक आपका न्यू पैटर्न देखने को मिला था, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा था स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ठीक है। उसके 4 क्वेश्चंस थे, 3 to 4 क्वेश्चंस थे, वोकैब बेस्ड था, मतलब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताने थे, जिसमें से 3 वर्ड्स मुझे याद है कि आपसे पूछ रखा था कि कंसंट्रेट है, कॉन्ट्रैक्ट है, और एक हैंडसम है, मतलब इनके सिनो और एंटो पूछे थे। और जिसमें से कंसंट्रेट का आपसे पूछा था ग्रामेटिकली भी, कि ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली दोनों कौन सा फिट होने वाला है, मतलब आपको ऑप्शंस के थ्रू उसको चूज करना था, ठीक है। अब ये तो आपका इंग्लिश सेक्शन था, और आप आराम से कर सकते थे। कुछ क्वेश्चंस आप जो नहीं आ रहे थे, आप आरसी के अंदर स्किप कर सकते थे, ठीक है। तो आराम से अगर मैं क्वांट की बात करती, सॉरी मैंने अभी बताया नहीं क्वांट के अंदर, लेकिन क्वांट के अंदर आप 20+ कर सकते थे, और अगर आपने DI अटेम्प्ट किया है तो, और अगर आपका क्वांट बहुत अच्छा है तो मे बी आपने 25+ किया हो, बट 20 तो एटलीस्ट 20 to 25 तक आपने इसी बीच में आराम से हो जाएगा। और अगर क्वांट में अगर आप वीक भी हैं, ठीक है, तो 17 से लेकर के आप आराम से 22 तक तो कर सकते थे क्वांट के अंदर, और इंग्लिश के अंदर आप आराम से 35+ कर सकते थे, ठीक है। इंग्लिश के अंदर इतना इजी आया था, तो 35 कर सकते थे। अब बात कर लेते हैं GA की। तो GA को लास्ट के आपके 120 मिनट्स थे, जिसमें से हम अभी 90 मिनट्स यूटिलाइज कर चुके हैं। बचा हुआ आपका 30 मिनट्स में से 15 मिनट्स GA को, और 15 मिनट्स ही आपका कंप्यूटर को जाएगा। तो GA के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, बाकी के क्वेश्चंस जैसे मुझे जो भी रिकॉल होगा मैं टेलीग्राम में शेयर करूँगी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और GA मैंने आपको बताया था कि मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बट अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो तो आप आराम से 25 क्वेश्चंस आराम से आप कर सकते हो उसको। तो जो GA है ना, वो लास्ट मैं आपको बताऊंगी कि 8 मंथ्स का था, 8 मंथ्स का था GA, क्योंकि इसमें जनवरी के क्वेश्चंस आपको दे रखे थे, मई से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, और जून से क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। तो आपको
जुलाई को भी कवर किया हुआ था, ठीक है। तो जुलाई को भी कवर किया हुआ था, मतलब जनवरी से आपका पूछा गया था। और जनवरी टू सितंबर अगर आप लगाएंगे तो ऑलमोस्ट आपका 8 मंथ्स हो जाता है, 8 to 9 मंथ्स हो जाता है। तो आरआरबी के अंदर वही ट्रेंड फॉलो हुआ है जो हमेशा से होता है। बाकी लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो उससे तो काफ़ी इजी दे रखा था, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं। जैसे यूनिटी डे है तो ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन था विच कंट्री इज़ नॉट इंक्लूडेड इन क्वाड, और इसके भी अंदर एक टाइमलाइन गिवन थी कि इतने टाइमलाइन तक की वो कंट्री जो है वो इंक्लूडेड नहीं थी, ठीक है। इस तरीके का एक क्वेश्चन था। दिल्ली के जो गवर्नर है उनके बारे में पूछा गया था। जनरल मनोज पांडे जो है ना वो कहाँ, मतलब किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो वो आर्मी के स्टाफ बने हुए हैं, ठीक है, आर्मी स्टाफ के चीफ है, सॉरी। और तेद्रोस अधानोम के बारे में बात की थी, जो कि हेड है WHO के। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के बारे में पूछा गया था कि अभी करंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन थे जो डूएबल थे, ओके। अब मैंने ये भी बता दिया कि इसका एक आइडियल जो है कि कितना अटैम्प्ट हो सकता था। अब मैं अपना अटैम्प्ट जब बताऊंगी तो कुछ एक आध मैं पॉइंट्स भी आपको बताऊंगी लास्ट में, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर सेक्शन की, तो कंप्यूटर सेक्शन में आपको बोलूँगी कि मॉडरेट है। अगर आप कंप्यूटर बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका कंप्यूटर सेक्शन, तो फिर आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रखे थे। आपको पता है ना, कंप्यूटर के अंदर अगर आपको आता है तो करना है। GA भी वैसा ही है कि अगर आपको आता है तो करना है, अदरवाइज़ आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बस वही वाली बात है। तो मॉडरेट मैं बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो MS एक्सेल के थे, और आपके MS वर्ड के जो क्वेश्चंस थे वो थे, और शॉर्टकट कीज़ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था। शॉर्टकट कीज़ जो हैं उन पर आपका क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टॉपिक्स को आप ज़्यादा से अच्छे से करके जाएं PU के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो जिसमें से एक क्वेश्चन था आपका शॉर्टकट की, पूछा था कि सेलेक्ट ऑल करना है, तो Ctrl+A होता है उसके लिए। अंडू आपका शॉर्टकट की जो है वो आपको करना है कि Ctrl+Z रहता है इसका, ठीक है। और अंडू पूछ लिया तो हो सकता है रीडू पूछ लिया जाए आपसे। एक क्वेश्चन था कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो बाकी के 4 ऑप्शन आउटपुट डिवाइस के थे, तो लाइट पेन जो है वो इनपुट डिवाइस है। एक क्वेश्चन था कंप्यूटर अटैक ऑन डिमांड फॉर मनी, तो रैंसमवेयर इसका आंसर था। मैंने इसको स्किप किया था इसलिए मैंने स्टार लगा रखा है, तो मैंने गूगल किया था तो इसका आंसर ये निकल के आया था, ओके। फाउंडर पूछ रखे थे WWW के, तो टिम बर्नर्स-ली थे, ठीक है। एप्पल से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, आई थिंक इसके फाउंडर या कुछ पूछ रखे थे, तो जिसमें से एक फाउंडर का नाम दे रखा था तो दूसरे का बता रहा था, तो इस पर रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। उसके बाद में आपसे 1024 TB का पूछ रखा था कि किसके बराबर होगा, तो 1 पेटाबाइट के बराबर होगा। HTML में इस साइन का मतलब क्या होता है, तो उसका यूसेज होता है बोल्ड करना होता है, तब हम यूज़ करते हैं, ओके। उसके बाद में पूछा था कि कंपनी प्रोवाइड इंटरनेट, तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा इसका आंसर। और हेक्साडेसिमल के अंदर, मतलब इसमें ये क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा मतलब बोल सकते सिस्टम है जिसके अंदर आपका 0 से 9 और अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं A से F तक, तो आपका हेक्साडेसिमल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी थे। हालांकि ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि सब लोग नॉर्मली भी जानते हैं, बट कई बार फाउंडर्स वगैरह में दिक्कत आ रही थी। इसके अलावा जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से लॉजिकल थे, तो मैं ये बोलूँगी कि मॉडरेट था। अगर कंप्यूटर के अंदर भी बात करें हम लोग कि कितने किए जा सकते थे, तो 40 थे। और आपको पता है कि जितना आप अटेम्प्ट करते हो उसका जस्ट आधा हो जाता है मार्क्स, तो आप आराम से भी 20 तक आप आराम से कर सकते थे। और मे भी अगर आप बहुत अच्छे हैं तो 20+ भी कर सकते थे, ठीक है। ज़्यादा करने का तो आपका कहीं तक भी आप जा सकते हो जितने क्वेश्चन से, तो कोई इशू नहीं है। अब बात कर लेते मेरे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स क्या है, तो मैंने रीजनिंग के अंदर 33 किए हैं, क्वांट के अंदर 19 इसीलिए ही किए मैंने क्योंकि मैं स्टक हो गई थी एक DI के अंदर, ठीक है। DI मैंने मिक्सचर और एलिगेशन वाला ही लिया था कि मिक्सचर वाला मैं करूँगी, लेकिन उसमें कहीं मैं थोड़ा सा मेरा डेटा सही नहीं आया, इस वजह से मेरा थोड़ा सा टाइम लगा। और एज़ यू नो कि मेंस लेवल है तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है अर्थमेटिक को करने में, है ना। और एक आध क्वेश्चंस मैंने उसके Q1 Q2 के भी किए थे, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के भी। तो उसमें क्या है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था क्योंकि वो थोड़े से लेंदी थे, तो इसी वजह से मेरे क्वांट में कम है अटैम्प्ट, ठीक है। और इंग्लिश के अंदर मैंने 36 अटैम्प्ट किए थे क्योंकि RC के कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे, ठीक।
जीए के अंदर मेरे 12 ही थे, क्योंकि मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। एज़ यू नो कि मैं ज़्यादा पढ़ के नहीं गई थी, तो और सारा रीज़न मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो उस वजह से कई बार क्या होता है ना, हम लोगों के माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है किसी चीज़ का। तो उस वजह से क्या होता है कि पेपर इम्पैक्ट आता है। इतनी ईजी सी चीज़ का भी अगर आप फॉर एग्जाम्पल भी दो, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम आते हुए भी छोड़ दें। एप्पल के फाउंडर आजकल मोस्टली लोगों को पता होता है, ठीक है, जो नहीं भी पढ़ते उनको भी पता होता है, तो भी हम इसको स्किप करके आएंगे। तो ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया। तो 12 ही मैं अटैम्प्ट कर पाई। कंप्यूटर के अंदर भी मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि लॉजिकली क्या आंसर होना चाहिए, इसीलिए फिर मैंने 17 ही किया। तो ओवरऑल मेरा जो अटैम्प्ट है वो 117 है। आई नो मेरा राजस्थान से फिल किया हुआ है और जनरल कैटेगरी है, तो कि आपका जो भी है कट ऑफ भी अब डिपेंड करती है कि क्या रहता है, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट। क्या रहने वाला है वो तो हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग आई एम नॉट वेरी वेरी सेटिस्फाइड कि मेरा बहुत अच्छा हुआ है या मैंने अपना 100% दिया, मैंने नहीं दिया है ऐसा कुछ भी। तो लेकिन डेफिनेटली आपके जो अटैम्प्ट्स हैं वो इससे अच्छे हुए होंगे, और बहुत अच्छे आप अटैम्प्ट कर सकते थे। पेपर काफ़ी ईजी था, बट जहाँ मॉडरेट था वहाँ आपके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कम हुए होंगे। तो अब ओवरऑल जो भी खेल होने वाला है वो नॉर्मलाइजेशन का होने वाला है, आपकी एक्यूरेसी का होने वाला है, और जो भी पर्टिकुलर किस आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और पर्टिकुलर स्टेट में क्या वैकेंसीज है। सो अभी आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के, जो भी आपका पेपर हुआ, अच्छा हुआ है बुरा हुआ है कुछ भी, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा फोकस करना है पीयू पे, ठीक है। पीयू का अगर आपका एग्ज़ाम है तो उस पर फोकस कीजिए। इनकेस आपका पीयू का एग्ज़ाम नहीं है तो आप IBPS क्लर्क पे फोकस कीजिए, और IBPS क्लर्क का भी इनकेस आपका नहीं है तो आगे आने वाले IBPS, PO, SBI, PO, SBI क्लर्क और फर्दर एग्जाम्स को आपको फोकस करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए। अच्छे से करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।